वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SKM स्टडी पॉइंट्स। आज हम जानेंगे भारतीय दंड संहिता यानी कि IPC और उसकी जगह लेने वाली भारतीय न्याय संहिता से जुड़े 50 बेहद महत्वपूर्ण MCQs। ये प्रश्न UPSC, SSC, UPSI और सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। हर प्रश्न के साथ है सटीक व्याख्या और आसान माइंड मैप, ताकि एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रश्न 51। जो कोई द्वेष भाव से किसी प्राणघातक रोग का संक्रमण फैलाता है उसे कारावास की सजा दी जा सकती है, जो डैश वर्ष तक बढ़ सकती है। विकल्प हैं A 4, B 3, C 2 या D 5। सही उत्तर है C 2। IPC की धारा 270 द्वेष भाव से प्राणघातक रोग का संक्रमण फैलाना को गंभीर अपराध मानती है। यदि कोई जानबूझकर ऐसा काम करता है जिससे जानलेवा बीमारी फैले तो उसे अधिकतम 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकता है। ये धारा सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। नई BNS की धारा 272 में भी यही प्रावधान है। बताइए, IPC की कौन सी धारा जानलेवा रोग का संक्रमण फैलाने से संबंधित है? तो धारा 270। इस अपराध के लिए अधिकतम कितने वर्ष का कारावास हो सकता है? तो 2 वर्ष। इस धारा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना। डैश तरीके से सार्वजनिक रास्ते पर ड्राइविंग करना अपराध के रूप में शामिल है, जो मानव जीवन को खतरे में डाल देता है। A अंधाधुंध यानी रैश, साथ ही साथ लापरवाही। B अंधाधुंध यानी रैश या लापरवाही यानी निग्लेक्ट। C केवल लापरवाही या D केवल अंधाधुंध यानी रैश। सही उत्तर है B अंधाधुंध यानी रैश या लापरवाही। IPC की धारा 279 में सार्वजनिक रास्ते पर अंधाधुंध यानी उतावलेपन या लापरवाही यानी उपेक्षा से ड्राइविंग करना अपराध है, जब इससे मानव जीवन खतरे में पड़े या चोट लगने की संभावना हो। या शब्द महत्वपूर्ण है, यानी दोनों में से कोई भी एक स्थिति अपराध मानी जाएगी। नई BNS की धारा 281 में भी यही प्रावधान है। क्या आप बता सकते हैं IPC की कौन सी धारा सार्वजनिक रास्ते पर ड्राइविंग से संबंधित है? तो धारा 279। इस धारा के तहत अपराध कब होता है? जब ड्राइविंग अंधाधुंध या लापरवाही से हो। इस अपराध का मुख्य परिणाम क्या होता है? मानव जीवन को खतरे में डालना। प्रश्न 53। जो कोई भी डैश वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को कोई अश्लील वस्तु वितरित करता है, ये अपराध का दोषी है। A 23, B 21, C 20 या D 25। सही उत्तर है C 20। IPC की धारा 293 के अनुसार 20 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को अश्लील वस्तु बेचना, वितरित करना या प्रदर्शित करना अपराध है। पहली दोष सिद्धि पर 3 वर्ष तक कारावास और 2000 रुपये जुर्माना। ये नाबालिगों को अश्लील सामग्री से बचाने के लिए है। नई BNS की धारा 295 में बालक की आयु 18 वर्ष से कम बताई गई है। बताइए, IPC की धारा 293 के अनुसार अश्लील वस्तु वितरण के लिए किस आयु से कम के व्यक्ति को निशाना बनाने पर अपराध होता है? तो 20 वर्ष से कम। पहली बार दोषी पाए जाने पर IPC में कितनी सजा थी? तो 3 वर्ष तक कारावास और 2000 रुपये जुर्माना। नई BNS में बालक की क्या आयु सीमा है? तो 18 वर्ष से कम। प्रश्न 54। निम्नलिखित में से किस वाद में आपराधिक मानववध और हत्या में अंतर स्पष्ट किया गया था? A R बनाम डडली एंड स्टीवन, B डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बियर्ड, C KM नानावती बनाम बंबई राज्य या D रेग बनाम गोविंदा। सही उत्तर है D रेग बनाम गोविंदा। IPC की धारा 299 आपराधिक मानववध
और धारा 300 हत्या के बीच का सूक्ष्म अंतर रेग बनाम गोविंदा के प्रसिद्ध वाद में स्पष्ट रूप से समझाया गया था। न्यायाधीश मेलविल ने इन दोनों अपराधों की शर्तों और मेंस रेया के स्तर का विश्लेषण किया, जिससे ये समझना आसान हो गया कि कब एक जान लेना आपराधिक मानव वध है और कब वो हत्या मानी जाएगी। क्या आपको याद है किस वाद में आपराधिक मानव वध और हत्या में अंतर स्पष्ट किया गया था? तो रेग बनाम गोविंदा। आईपीसी की किस धारा में आपराधिक मानव वध परिभाषित है? तो धारा 299। आईपीसी की किस धारा में हत्या परिभाषित है? तो धारा 300। प्रश्न 55। के.एम. नानावती बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एक प्रमुख वाद है। विकल्प है विकृत चित्तता के संबंध में, दुर्घटना के संबंध में, कूट रचना के संबंध में या गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के संबंध में। सही उत्तर है डी, गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के संबंध में। के.एम. नानावती बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का वाद आईपीसी की धारा 300 हत्या के अपवाद 1 के अंतर्गत गंभीर एवं अचानक प्रकोपन यानी ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन से संबंधित है। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के परीक्षण के सिद्धांत प्रतिपादित किए। ये केस बताता है कि यदि व्यक्ति गंभीर रूप से उकसाए जाने पर आत्मनियंत्रण खोकर हत्या कर दे तो वो आपराधिक मानव वध हो सकता है। बताइए, के.एम. नानावती बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का वाद किस विषय से संबंधित है? गंभीर एवं अचानक प्रकोपन। ये विषय आईपीसी की किस धारा के अपवाद में आता है? धारा 300 हत्या के अपवाद 1 में। इस वाद में न्यायाधीश कौन थे? उच्चतम न्यायालय। प्रश्न 56। मृत्युदंड विरल में से विरलतम मामलों में ही दिया जाना चाहिए, अभी निर्धारित किया गया था। बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य में, रामेश्वर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में, टीवी वथेस्वरन बनाम तमिलनाडु राज्य में या उत्तर प्रदेश राज्य बनाम एम.के. एंथनी में। सही उत्तर है ए, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य में। पंजाब राज्य के ऐतिहासिक वाद में उच्चतम न्यायालय ने ये महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किया कि मृत्युदंड केवल विरल में से विरलतम मामलों में ही दिया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि सबसे जघन्य और अमानवीय अपराधों में ही मृत्युदंड की सजा दी जानी चाहिए, जब कोई अन्य विकल्प ना बचा हो। ये सिद्धांत मृत्युदंड के प्रयोग को सीमित करता है और न्याय व्यवस्था में मानवाधिकारों की रक्षा को प्राथमिकता देता है। जरा सोचो, किस वाद में कहा गया कि मृत्युदंड विरल में से विरलतम मामलों में ही दिया जाना चाहिए? बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य। ये सिद्धांत किस न्यायालय ने प्रतिपादित किया था? उच्चतम न्यायालय में। विरल में से विरलतम मामलों का मतलब क्या है? सबसे जघन्य और अमानवीय अपराध। प्रश्न 57। किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 303 को रद्द कर दिया था, जिसके अनुसार एक आजीवन कैदी द्वारा की गई हत्या के लिए उसे अनिवार्य मृत्युदंड दिया जाना चाहिए? विकल्प हैं पीए इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य, एडीएम जबलपुर बनाम एस शुक्ला, मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य या श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ। सही उत्तर है सी, मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य। आईपीसी की धारा 303 आजीवन कारावास काटते हुए हत्या पर अनिवार्य मृत्युदंड को मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य के ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित करके रद्द कर दिया था। न्यायालय ने माना कि ये प्रावधान अनुच्छेद 14 समानता और अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार का उल्लंघन करता था, क्योंकि ये न्यायालय को सजा देने के विवेकाधिकार से वंचित करता था। क्या आप जानते हैं आईपीसी की धारा 303 किस बारे में थी? आजीवन कैदी द्वारा हत्या पर अनिवार्य मृत्युदंड। किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 303 को रद्द किया? मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य। न्यायालय ने इसे क्यों रद्द किया? क्योंकि ये असंवैधानिक था, अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन। प्रश्न 58। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दहेज मृत्यु संबंधी विधि अंतर्विष्ट है? विकल्प है धारा 304 ख, धारा 304, धारा 299 या धारा 302। सही उत्तर है ए, धारा 304 ख। आईपीसी की धारा 304 ख, 304 बी में दहेज मृत्यु संबंधी विधि है।
अगर विवाहिता की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर जलने या शारीरिक चोट से होती है और दहेज की मांग के लिए क्रूरता साबित हो तो ये दहेज मृत्यु है। इसके लिए न्यूनतम 7 वर्ष का कारावास आजीवन तक है। बीएनएस की धारा 80 में भी यही प्रावधान है। बताइए, आईपीसी की कौन सी धारा दहेज मृत्यु से संबंधित है? धारा 304 ख, 304 बी। दहेज मृत्यु कब मानी जाती है? विवाह के 7 वर्ष के भीतर क्रूरता से मृत्यु होने पर। दहेज मृत्यु के लिए न्यूनतम कितनी सजा है? 7 वर्ष का कारावास। प्रश्न 59। स्वेच्छा से एसिड फेंकना या फेंकने का प्रयास करना भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा डैश के तहत एक दंडनीय अपराध है। विकल्प है ए धारा 228 ए, बी धारा 326 बी, सी धारा 376 ए, डी धारा 292 बी। सही उत्तर है बी धारा 326 बी। आईपीसी की धारा 326 बी स्वेच्छा से एसिड फेंकने या फेंकने का प्रयास करने को गंभीर अपराध मानती है। इसे 2013 में जोड़ा गया था ताकि एसिड हमलों को रोका जा सके। इसमें एसिड फेंकने वाले या प्रयास करने दोनों के लिए कम से कम 5 साल का कारावास होता है, जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है, साथ ही जुर्माना भी। बीएनएस की धारा 124(2) में भी यही प्रावधान है। क्या आप जानते हैं आईपीसी की कौन सी धारा एसिड फेंकने या फेंकने के प्रयास से संबंधित है? धारा 326 बी। इस धारा को आईपीसी में कब जोड़ा गया था? 2013 के संशोधन के बाद। इस अपराध के लिए न्यूनतम कितनी सजा है? कम से कम 5 साल का कारावास। प्रश्न 60। भारतीय दंड संहिता की धाराएं 359 से 374 किन कृत्यों से संबंधित हैं? विकल्प है ए अप्राकृतिक अपराध, बी अपहरण बहला फुसलाकर भगा ले जाना, गुलामी और जबरन मजदूरी कराना, सी हत्या का प्रयास, डी बलात्कार सहित यौन अपराध। सही उत्तर है बी अपहरण बहला फुसलाकर भगा ले जाना, गुलामी और जबरन मजदूरी कराना। आईपीसी की धाराएं 359 से 374 व्यपहरण, अपहरण, दास्ता और बलात्श्रम जैसे कृत्यों से संबंधित हैं। ये धाराएं व्यक्तियों की स्वतंत्रता, सुरक्षा और मानव गरिमा की रक्षा करती हैं। व्यपहरण धारा 359 और अपहरण धारा 362 में किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध ले जाना शामिल है। बताइए, आईपीसी की धाराएं 359 से 374 किन कृत्यों से संबंधित हैं? व्यपहरण, अपहरण, दास्ता और बलात्श्रम। व्यपहरण की परिभाषा किस धारा में है? धारा 359। अपहरण की परिभाषा किस धारा में है? धारा 362। प्रश्न 61। एस वरदराजन बनाम स्टेट का संबंध निम्न में से किससे है? विकल्प है ए धारा 366 ए आईपीसी, बी धारा 364 ए आईपीसी, सी धारा 363 आईपीसी, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी धारा 363 आईपीसी। एस वरदराजन बनाम स्टेट मद्रास राज्य का वाद 1965 की आईपीसी की धारा 363 व्यपहरण से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि किसी अवयस्क या नाबालिग को ले जाने का तात्पर्य उसे इस प्रकार उत्प्रेरित करना या उसका साथ देना है कि उसके मन में साथ जाने का आशय उत्पन्न हो जाए। नाबालिग की सहमति का महत्व नहीं बल्कि फुसलाना ही अपराध है। क्या आपको याद है एस वरदराजन बनाम स्टेट का संबंध आईपीसी की किस धारा से है? धारा 363। धारा 363 में किस अपराध के लिए दंड का प्रावधान है? व्यपहरण या किडनैपिंग। इस वाद में अवयस्क को ले जाने का क्या अर्थ बताया गया था? अवयस्क को उत्प्रेरित करना या उसका साथ देना। प्रश्न 62। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में फिरौती के लिए व्यपहरण का उपबंध है? विकल्प हैं धारा 364, धारा 362, धारा 363, धारा 364 क। सही उत्तर है डी धारा 364 क। आईपीसी की धारा 364 क, 364 ए में फिरौती के लिए व्यपहरण, किडनैपिंग या अपहरण का उपबंध है। ये गंभीर अपराध है जिसमें व्यक्ति का अपहरण करके फिरौती मांगी जाती है या चोट पहुंचाने की धमकी दी जाती है। इस अपराध के लिए कठोर दंड, मृत्युदंड या आजीवन कारावास का प्रावधान है। नई बीएनएस की धारा 140 भी हत्या करने के लिए या फिरौती आदि के लिए व्यपहरण या अपहरण का प्रावधान करती है।
बताइए आईपीसी की कौन सी धारा फिरौती के लिए व्यपहरण से संबंधित है? धारा 364 क। इस अपराध का क्या मतलब है? व्यक्ति का अपहरण करके फिरौती मांगना या चोट की धमकी देना। इस अपराध के लिए क्या कठोर दंड है? हाँ, मृत्युदंड या आजीवन कारावास तक। प्रश्न 63। बलात्कार संबंधी कानूनों को बदलने के लिए किस कमीशन को बनाया गया था? विकल्प हैं ए. वर्मा कमीशन, बी. रामास्वामी कमीशन, सी. महिला कमीशन, डी. अल्पसंख्यक कमीशन। सही उत्तर है ए. वर्मा कमीशन। 16 दिसंबर 2012 की निर्भया कांड के बाद न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा की अध्यक्षता में वर्मा कमीशन का गठन किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य बलात्कार और यौन उत्पीड़न संबंधी कानूनों में संशोधन के सुझाव देना था। इस कमीशन ने 29 दिनों में अपनी रिपोर्ट दी, जिसके आधार पर आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 पारित हुआ, जिसने आईपीसी में कई बदलाव किए। चलो बताओ, बलात्कार संबंधी कानूनों को बदलने के लिए किस कमीशन को बनाया गया था? वर्मा कमीशन। ये कमीशन किस घटना के बाद गठित हुआ? 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में हुई बलात्कार की घटना निर्भया कांड। इस कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी? न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा। प्रश्न 64। निम्नलिखित वादों में से किस वाद में लैंगिक उत्पीड़न के शमन के लिए उच्चतम न्यायालय ने महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत दिए हैं? विकल्प हैं ए. विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, बी. अप्रैल एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन बनाम ए.के. चोपड़ा, सी. चेयरमैन रेलवे बोर्ड बनाम चंद्रिका दास, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ए. विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 सुप्रीम कोर्ट का वाद भारत में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ एक ऐतिहासिक फैसला है। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने लैंगिक उत्पीड़न के समापन के लिए विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धांत दिए थे, जो बाद में लैंगिक उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 का आधार बने, जिससे महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षा मिली। क्या आपको याद है किस वाद में लैंगिक उत्पीड़न के शमन के लिए उच्चतम न्यायालय ने मार्गदर्शक सिद्धांत दिए थे? विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। ये वाद किस साल का है? 1997। इन सिद्धांतों को किस नाम से जाना जाता है? विशाखा गाइडलाइंस। भारतीय दंड संहिता में चोरी परिभाषित है? विकल्प हैं धारा 378 में, धारा 391 में, धारा 380 में, धारा 396 में। सही उत्तर है धारा 378। आईपीसी की धारा 378 में चोरी परिभाषित है। चोरी तब होती है जब कोई व्यक्ति किसी अन्य की सहमति के बिना बेईमानी से कोई जंगम संपत्ति लेने का इरादा रखते हुए उसे हटाता है। ये संपत्ति के विरुद्ध अपराधों में एक मूलभूत परिभाषा है। नई बीएनएस की धारा 303 में भी चोरी को परिभाषित किया गया है, जो आईपीसी की धारा 378 के समान है। बताइए, आईपीसी की कौन सी धारा चोरी को परिभाषित करती है? धारा 378। चोरी कब होती है? जब किसी की सहमति के बिना बेईमानी से जंगम संपत्ति हटाई जाए। जंगम संपत्ति का क्या अर्थ है? मूवेबल प्रॉपर्टी। प्रश्न 66। भारतीय दंड संहिता में लूट परिभाषित है? धारा 378 में, धारा 383 में, धारा 390 में, धारा 391 में। सही उत्तर है धारा 390 में। आईपीसी की धारा 390 में लूट, रॉबरी का अपराध परिभाषित है। लूट या चोरी या उद्दापन का एक गंभीर रूप है, जिसमें संपत्ति लेते समय या लेने का प्रयास करते समय अपराधी हिंसा या जान के डर का इस्तेमाल करता है। ये चोरी और उद्दापन से अधिक गंभीर अपराध है। नई बीएनएस की धारा 309 में भी लूट को परिभाषित किया गया है, जो आईपीसी की धारा 390 के समान है। क्या आपको याद है आईपीसी की कौन सी धारा लूट को परिभाषित करती है? धारा 390। लूट में क्या शामिल होता है? चोरी या उद्दापन के साथ हिंसा या जान के डर का इस्तेमाल। डकैती किस धारा में परिभाषित है? धारा 391। प्रश्न 67।
भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ख दहेज मृत्यु के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को न्यूनतम कितने वर्ष की सजा देने का प्रावधान है? विकल्प है ए 7 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 3 वर्ष। सही उत्तर है ए 7 वर्ष। आईपीसी की धारा 304 ख 304 बी दहेज मृत्यु के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को न्यूनतम 7 वर्ष के कारावास की सजा देने का प्रावधान करती है, जो आजीवन कारावास तक भी बढ़ाई जा सकती है। ये धारा उन मामलों से निपटती है जहां विवाहिता की मृत्यु दहेज की मांग के कारण क्रूरता के चलते होती है। नई बीएनएस की धारा 80 में भी यही प्रावधान है। तो बताइए, आईपीसी की धारा 304 ख किस अपराध से संबंधित है? दहेज मृत्यु। दहेज मृत्यु के लिए न्यूनतम कितनी सजा का प्रावधान है? 7 वर्ष का कारावास। क्या ये सजा आजीवन कारावास तक बढ़ाई जा सकती है? हाँ। प्रश्न 68 भारतीय दंड संहिता की धारा 405 से 409 किस विषय से संबंधित है? विकल्प है ए शरारत, बी जबरन वसूली, सी आपराधिक विश्वास भंग, डी छल। सही उत्तर है सी आपराधिक विश्वास भंग। आईपीसी की धारा 405 से 409 तक आपराधिक विश्वास भंग क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के विषय से संबंधित है। ये तब होता है जब किसी को सौंपी गई संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग किया जाता है। ये धाराएं विश्वास आधारित संबंधों में संपत्ति के दुरुपयोग को दंडित करती हैं। नई बीएनएस में आपराधिक विश्वास भंग को धारा 316 में प्रावधानित किया गया है। तो बताइए, क्या आपको याद है आईपीसी की धारा 405 से 409 किस विषय से संबंधित है? आपराधिक विश्वास भंग। आपराधिक विश्वास भंग कब होता है? जब सौंपी गई संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग किया जाए। नई बीएनएस में आपराधिक विश्वास भंग किस धारा में प्रावधानित है? धारा 316। प्रश्न 69 छल की सजा का संबंध निम्न में से आईपीसी की किस धारा से है? विकल्प है ए धारा 415, बी धारा 417, सी धारा 416, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है बी धारा 417। आईपीसी की धारा 417 छल करने के लिए दंड का प्रावधान करती है। इसके अनुसार जो कोई छल करेगा उसे अधिकतम 1 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 415 में छल परिभाषित है। नई बीएनएस की धारा 318 में कारावास की अवधि 3 वर्ष तक बढ़ा दी गई है। तो बताइए, आईपीसी की कौन सी धारा छल करने के लिए दंड का प्रावधान करती है? धारा 417। आईपीसी में छल की अधिकतम सजा कितनी थी? 1 वर्ष का कारावास। नई बीएनएस में छल की अधिकतम सजा कितनी है? 3 वर्ष तक का कारावास, धारा 318। प्रश्न 70 निम्न में से कौन सा अपराध है जिसकी तैयारी आईपीसी में दंडनीय है? विकल्प है ए हत्या, बी दहेज हत्या, सी भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना, डी चोरी। सही उत्तर है सी भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना। आमतौर पर अपराध की तैयारी दंडनीय नहीं होते। हालांकि आईपीसी की धारा 122 के अंतर्गत भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना जैसे गंभीर अपराध की तैयारी भी दंडनीय है। ये देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। नई बीएनएस की धारा 149 में भी यही प्राविधान है। तो बताइए, क्या आपको याद है आमतौर पर अपराध की तैयारी दंडनीय होती है या नहीं? नहीं। आईपीसी में किस गंभीर अपराध की तैयारी दंडनीय है? भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना। ये अपराध आईपीसी की किस धारा में है? धारा 122। प्रश्न 71 आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण अबेटमेंट की सजा का प्रावधान आईपीसी की किस धारा में किया गया है? 1 306, बी 307, सी 308, डी 309। सही उत्तर है 306। आईपीसी की धारा 306 में आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण की सजा का प्रावधान है। जो कोई किसी को आत्महत्या के लिए उकसाता है उसे 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। धारा 309 आत्महत्या का प्रयत्न अब बीएनएस में हटा दिया गया है। नई बीएनएस की धारा 108 में भी यही प्रावधान है। तो बताइए, आईपीसी की कौन सी धारा आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण से संबंधित है?
धारा 306। इस अपराध के लिए अधिकतम कितनी सजा है? 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। आत्महत्या का प्रयत्न आईपीसी की किस धारा में था? धारा 309। प्रश्न 72। भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का संबंध निम्न में से किससे है? आपके विकल्प हैं: 1. खतरनाक हथियारों का उपयोग कर स्वेच्छा से चोट पहुंचाना। B. अप्राकृतिक अपराध। C. हत्या का प्रयत्न। D. अनुचित निरोध और अनुचित बंधन। सही उत्तर है C. हत्या का प्रयत्न। आईपीसी की धारा 307 हत्या के प्रयत्न से संबंधित है। ये उन मामलों में लागू होती है जहां व्यक्ति हत्या के इरादे से कार्य करता है पर पीड़ित की जान नहीं जाती। दोषी पाए जाने पर 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना या कुछ गंभीर परिस्थितियों में आजीवन कारावास भी हो सकता है। नहीं, बीएनएस की धारा 109 में भी यही प्रावधान है जो आईपीसी की धारा 307 के समान है। तो क्या आपको याद है आईपीसी की धारा 307 का संबंध किससे है? हत्या के प्रयत्न से। इस अपराध के लिए अधिकतम कितनी सजा है? 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। ये धारा कब लागू होती है? जब हत्या के इरादे से कार्य किया जाए पर जान न जाए। प्रश्न 73। आईपीसी की धारा 320 में गहरी चोट घोर उपहति में कितने प्रकार के चोटों को सम्मिलित किया गया है? आपके विकल्प है 5, 6, 7, 8। सही उत्तर है 8। आईपीसी की धारा 320 में गहरी चोट घोर उपहति में कुल 8 प्रकार के चोटों को सम्मिलित किया गया है, जिन्हें सामान्य चोटों से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इनमें पुंसकत्व हरण, किसी नेत्र या कान की स्थायी हानि, हड्डी का टूटना या 20 दिन तक गंभीर पीड़ा जैसी चोटें शामिल हैं। नई बीएनएस की धारा 116 में भी यही प्रावधान है, पर शारीरिक पीड़ा की अवधि 14 दिन तक है। ये हमारा आपको याद करने का एक प्रयास है जो हर प्रश्न के बाद आपसे सवाल करते हैं। तो बताइए, आईपीसी की धारा 320 किस चीज़ को परिभाषित करती है? गहरी चोट या घोर उपहति, ग्रीवियस हर्ट। इसमें कितने प्रकार के चोटों को शामिल किया गया है? 8 प्रकार के। गहरी चोट का एक उदाहरण क्या है? किसी भी नेत्र या कान की स्थायी हानि। प्रश्न 74। आईपीसी की किस धारा में विधि विरुद्ध जमाव अनलॉफुल असेंबली को परिभाषित किया गया है? 1. 141, B. 142, C. 146, D. 149। सही उत्तर है 1. 141। आईपीसी की धारा 141 में विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है। इसका मतलब है जब 5 या 5 से अधिक लोग किसी गैर कानूनी उद्देश्य के लिए एक साथ जमा होते हैं। ये कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। नई बीएनएस की धारा 189 में भी यही प्रावधान है जो आईपीसी की धारा 141 के समान है। तो बताओ तो आईपीसी की कौन सी धारा विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित करती है? धारा 141। विधि विरुद्ध जमाव में कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? 5 या 5 से अधिक। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? किसी गैर कानूनी उद्देश्य के लिए जमा होना। प्रश्न 75। एस वरदराजन बनाम स्टेट का संबंध निम्न में से किससे है? विकल्प है ए. धारा 366 ए आईपीसी, बी. धारा 364 ए आईपीसी, सी. धारा 363 आईपीसी, डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी. धारा 363 आईपीसी। एस वरदराजन बनाम स्टेट मद्रास राज्य का वाद 1965 आईपीसी की धारा 363 व्यपहरण से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि किसी अवयस्क यानी नाबालिग को ले जाने का तात्पर्य उसे उत्प्रेरित करना या उसका साथ देना है कि वो साथ जाए। नाबालिग की सहमति का महत्व नहीं, बल्कि फुसलाना या साथ ले जाना ही अपराध है। क्या आपको याद है एस वरदराजन बनाम स्टेट का संबंध आईपीसी की किस धारा से है? धारा 363। 2. धारा 363 में किस अपराध के लिए दंड का प्रावधान है? व्यपहरण, किडनैपिंग। 3. इस वाद में अवयस्क को ले जाने का क्या अर्थ बताया गया था? अवयस्क को उत्प्रेरित करना या उसका साथ देना। प्रश्न 76। भारतीय दंड संहिता की धारा 415 से 420 का संबंध किससे है? आपके विकल्प है ए. शरारत, बी. जबरन वसूली, सी. धोखाधड़ी, डी.
आपराधिक विश्वास भंग। सही उत्तर है सी, धोखाधड़ी। आईपीसी की धारा 415 से 420 तक धोखाधड़ी या छल यानी चीटिंग से संबंधित है। धारा 415 छल को परिभाषित करती है, जबकि धारा 420 गंभीर छल के मामलों से। ये धाराएं बेईमानी से धोखा देकर संपत्ति हासिल करने को दंडित करती हैं। नई बीएनएस की धारा 318 से 319 में भी धोखाधड़ी का प्रावधान है। 1. बताइए आईपीसी की धारा 415 से 420 का संबंध किससे है, धोखाधड़ी या छल? 2. आईपीसी की किस धारा में छल को परिभाषित किया गया है, धारा 415? 3. धोखाधड़ी में क्या शामिल होता है, बेईमानी से किसी को धोखा देकर संपत्ति हासिल करना। प्रश्न 77 भारतीय दंड संहिता की धारा 377 डैश के विषय में है। आपके विकल्प है ए, हत्या का प्रयास, बी, खतरनाक हथियारों का उपयोग कर स्वेच्छा से चोट पहुंचाने, सी, अप्राकृतिक अपराध, डी, सदोष अवरोध तथा सदोष परिरोध। सही उत्तर है सी, अप्राकृतिक अपराध। आईपीसी की धारा 377 अप्राकृतिक अपराध के विषय में थी। इसमें पुरुष, महिला या पशुओं के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना अपराध था। हालांकि नवतेज सिंह जोहर बनाम भारत सरकार 2018 मामले में उच्चतम न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित करके रद्द कर दिया है। नई बीएनएस में इसके तुल्य कोई प्रावधान नहीं है। 1. क्या आपको याद है आईपीसी की धारा 377 किस विषय में थी, अप्राकृतिक अपराध? 2. किस ऐतिहासिक मामले में धारा 377 को रद्द किया गया, नवतेज सिंह जोहर बनाम भारत सरकार 2018? 3. न्यायालय ने इसे क्यों रद्द किया, क्योंकि ये असंवैधानिक था। प्रश्न 78 रामू सोहन के घर में खिड़की से घुसता है। रामू ने निम्न में से कौन सा अपराध किया? ए, अतिचार, बी, गृह अतिचार, सी, सेंधमारी, डी, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है सी, सेंधमारी। रामू ने यहाँ आईपीसी की धारा 445 के अंतर्गत सेंधमारी या गृह भेदन का अपराध किया है। जब कोई व्यक्ति खिड़की या किसी अन्य असामान्य रास्ते से घर में घुसता है या तोड़फोड़ करके घुसता है तो उसे सेंधमारी कहते हैं, जो गृह अतिचार का एक गंभीर रूप है। नई बीएनएस की धारा 330(2) भी गृह भेदन को प्रावधानित करती है। 1. बताइए रामू ने कौन सा अपराध किया, सेंधमारी या गृह भेदन? 2. सेंधमारी क्या है, खिड़की या असामान्य रास्ते से घर में घुसना। 3. आईपीसी की किस धारा में सेंधमारी परिभाषित है, धारा 445? प्रश्न 79 भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ख दहेज मृत्यु के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को न्यूनतम कितने वर्ष की सजा देने का प्रावधान है? विकल्प है ए 7 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 3 वर्ष। सही उत्तर है ए 7 वर्ष। आईपीसी की धारा 304 ख या 304 बी दहेज मृत्यु के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को न्यूनतम 7 वर्ष के कारावास की सजा देने का प्रावधान करती है, जो आजीवन कारावास तक भी बढ़ाई जा सकती है। ये धारा उन मामलों से निपटती है जहां विवाहिता की मृत्यु दहेज की मांग के कारण क्रूरता के चलते होती है। नई बीएनएस की धारा 80 में भी यही प्रावधान है। 1. बताइए आईपीसी की धारा 304 ख किस अपराध से संबंधित है, दहेज मृत्यु? 2. दहेज मृत्यु के लिए न्यूनतम कितनी सजा का प्रावधान है, 7 वर्ष का कारावास? 3. क्या ये सजा आजीवन कारावास तक बढ़ाई जा सकती है? हाँ। प्रश्न 80 भारतीय दंड संहिता की धारा 405, 409 किस विषय से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए शरारत, बी जबरन वसूली, सी आपराधिक विश्वास भंग, डी छल। सही उत्तर है सी, आपराधिक विश्वास भंग। आईपीसी की धारा 405 से 409 तक आपराधिक विश्वास भंग यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के विषय से संबंधित है। ये तब होता है जब किसी को सौंपी गई संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग किया जाता है। ये धाराएं विश्वास आधारित संबंधों में संपत्ति के दुरुपयोग को दंडित करती हैं। नई बीएनएस में आपराधिक विश्वास भंग को धारा 316 में प्रावधानित किया गया है। 1. क्या आपको याद है आईपीसी की धारा 405 से 409 किस विषय से संबंधित है, आपराधिक विश्वास भंग? 2. आपराधिक विश्वास भंग कब होता है, जब सौंपी गई संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग किया जाए। 3. नई बीएनएस में आपराधिक विश्वास भंग
किस धारा में प्रावधानित है? धारा 316। प्रश्न 81। छल की सजा का संबंध निम्न में से आईपीसी की किस धारा से है? विकल्प है ए धारा 415, बी धारा 417, सी धारा 416, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है बी धारा 417। आईपीसी की धारा 417 छल करने के लिए दंड का प्रावधान करती है। इसके अनुसार जो कोई छल करेगा उसे अधिकतम 1 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 415 में छल परिभाषित है। नई बीएनएस की धारा 318(2) में कारावास की अवधि 3 वर्ष तक बढ़ा दी गई है। 1. बताइए आईपीसी की कौन सी धारा छल करने के लिए दंड का प्रावधान करती है? धारा 417। 2. आईपीसी में छल की अधिकतम सजा कितनी थी? 1 वर्ष का कारावास। 3. नई बीएनएस में छल की अधिकतम सजा कितनी है? 3 वर्ष तक का कारावास। धारा 318(2). प्रश्न 82। निम्न में से कौन सा अपराध है जिसकी तैयारी आईपीसी में दंडनीय है? आपके ऑप्शन है ए हत्या, बी दहेज हत्या, सी भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना, डी चोरी। सही उत्तर है सी भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना। आमतौर पर अपराध की तैयारी दंडनीय नहीं होती। हालांकि आईपीसी की धारा 122 के अंतर्गत भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने जैसे गंभीर अपराध की तैयारी भी दंडनीय है। ये देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। नई बीएनएस की धारा 149 में भी यही प्रावधान है। 1. क्या आप जानते हैं आमतौर पर अपराध की तैयारी दंडनीय होती है या नहीं? नहीं। 2. आईपीसी में किस गंभीर अपराध की तैयारी दंडनीय है? भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना। 3. यह अपराध आईपीसी की किस धारा में है? धारा 122। प्रश्न 83। आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण एबेटमेंट की सजा का प्रावधान आईपीसी की किस धारा में किया गया है? आपके ऑप्शन है ए धारा 306, बी धारा 307, सी धारा 308, डी धारा 309। सही उत्तर है ए धारा 306। आईपीसी की धारा 306 में आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण की सजा का प्रावधान है। जो कोई किसी को आत्महत्या के लिए उकसाता है उसे 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। धारा 309 आत्महत्या का प्रयत्न अब बीएनएस में हटा दिया गया है। नई बीएनएस की धारा 108 में भी यही प्रावधान है। 1. बताइए आईपीसी की कौन सी धारा आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण से संबंधित है? धारा 306। 2. इस अपराध के लिए अधिकतम कितनी सजा है? 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। 3. आत्महत्या का प्रयत्न आईपीसी की किस धारा में था? धारा 309। प्रश्न 84। भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का संबंध निम्न में किससे है? आपके ऑप्शन है ए खतरनाक हथियारों का उपयोग कर स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, बी अप्राकृतिक अपराध, सी हत्या का प्रयत्न, डी उचित निरोध और अनुचित बंधन। सही उत्तर है सी हत्या का प्रयत्न। आईपीसी की धारा 307 हत्या के प्रयत्न से संबंधित है। ये उन मामलों में लागू होती है जहां व्यक्ति हत्या के इरादे से कार्य करता है पर पीड़ित की जान नहीं जाती। दोषी पाए जाने पर 10 वर्ष तक कारावास और जुर्माना या कुछ गंभीर परिस्थितियों में आजीवन कारावास भी हो सकता है। नई बीएनएस की धारा 109 में भी यही प्रावधान है। 1. क्या आपको याद है आईपीसी की धारा 307 का संबंध किससे है? हत्या के प्रयत्न से। 2. इस अपराध के लिए अधिकतम कितनी सजा है? 10 वर्ष तक कारावास और जुर्माना। 3. यह धारा कब लागू होती है? जब हत्या के इरादे से कार्य किया जाए पर जान न जाए। प्रश्न 85। आईपीसी की धारा 320 में गहनी चोट या घोर उपहति में कितने प्रकार के चोटों को सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन है ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। सही उत्तर है डी 8। आईपीसी की धारा 320 में गहरी चोट या घोर उपहति में कुल 8 प्रकार के चोटों को सम्मिलित किया गया है। इनमें पुंस्त्वहरण, किसी नेत्र या कान की स्थायी हानि, हड्डी का टूटना या 20 दिन तक गंभीर शारीरिक पीड़ा जैसी चोटें शामिल हैं। नई बीएनएस की धारा 116 में भी यही प्रावधान है पर शारीरिक पीड़ा की अवधि 14 दिन तक है। 1. बताइए आईपीसी की धारा 320 किस चीज को परिभाषित करती है? गहरी चोट या घोर उपहति, ग्रीवियस हर्ट। इसमें कितने प्रकार की चोटों को शामिल किया गया है? 8 प्रकार के। 3. गहरी चोट का एक उदाहरण क्या है? किसी भी नेत्र या कान की स्थायी हानि।
प्रश्न 86। आईपीसी की किस धारा में विधि विरुद्ध जमाव अनलॉफुल असेंबली को परिभाषित किया गया है? विकल्प हैं ए 141, बी 142, सी 146, डी 149। सही उत्तर है ए 141। भारतीय दंड संहिता आईपीसी के धारा 141 में विधि विरुद्ध जमाव अनलॉफुल असेंबली को परिभाषित किया गया है। विधि विरुद्ध जमाव का मतलब है जब 5 या 5 से अधिक लोग किसी गैर कानूनी उद्देश्य के लिए एक साथ जमा होते हैं। ये धारा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, क्योंकि ये भीड़ द्वारा किए गए अपराधों की रोकथाम में मदद करती है। नई भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 189 में भी विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है, जो आईपीसी की धारा 141 के समान है, जिससे कानूनी परिभाषा में निरंतरता बनी रहे। बताओ तो आईपीसी की कौन सी धारा विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित करती है? धारा 141। विधि विरुद्ध जमाव में कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? 5 या 5 से अधिक। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? किसी गैरकानूनी उद्देश्य के लिए जमा होना। प्रश्न 87। एस वरदराजन बनाम स्टेट का संबंध निम्न में से किससे है? विकल्प हैं ए धारा 366 ए आईपीसी, बी धारा 364 ए आईपीसी, सी धारा 363 आईपीसी, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी धारा 363। एस वरदराजन बनाम स्टेट मद्रास राज्य का वाद 1965 आईपीसी की धारा 363 व्यपहरण से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि किसी अवयस्क नाबालिग को ले जाने का तात्पर्य उसे इस प्रकार उत्प्रेरित करना या उसका इतना साथ करना है कि उसके मन में साथ जाने का आशय उत्पन्न हो जाए। नाबालिग की सहमति का महत्व नहीं, बल्कि फुसलाना या साथ ले जाना ही अपराध है, जिससे नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। क्या आपको याद है एस वरदराजन बनाम स्टेट का संबंध आईपीसी की किस धारा से था? धारा 363। धारा 363 में किस अपराध के लिए दंड का प्रावधान है? व्यपहरण या किडनैपिंग। इस वाद में अवयस्क को ले जाने का क्या अर्थ बताया गया था? अवयस्क को उत्प्रेरित करना या उसका साथ देना। प्रश्न 88। भारतीय दंड संहिता की धारा 415 से 420 का संबंध किससे है? विकल्प हैं ए शरारत, बी जबरन वसूली, सी धोखाधड़ी। सही उत्तर है सी धोखाधड़ी। आईपीसी की धारा 415 से 420 तक धोखाधड़ी या छल से संबंधित है। धारा 415 छल को परिभाषित करती है, जबकि धारा 420 धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति के वितरण को प्रेरित करने जैसे गंभीर छल के मामलों से संबंधित है। ये धाराएं उन कृत्यों को दंडित करती हैं जहां व्यक्ति बेईमानी से किसी को धोखा देकर संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा हासिल करता है। नई बीएनएस की धारा 318, 319 में धोखाधड़ी या छल का प्रावधान है। बताइए आईपीसी की धारा 415 से 420 का संबंध किससे है? धोखाधड़ी या छल से। आईपीसी की किस धारा में छल को परिभाषित किया गया है? धारा 415। धोखाधड़ी में क्या शामिल होता है? बेईमानी से किसी को धोखा देकर संपत्ति हासिल करना। प्रश्न 89। भारतीय दंड संहिता की धारा 377 डैश के विषय में है। विकल्प हैं ए हत्या का प्रयास, बी खतरनाक हथियारों का उपयोग कर स्वेच्छा से चोट पहुंचाने, सी अप्राकृतिक अपराध, डी सदोष अवरोध तथा सदोष परिरोध। सही उत्तर है सी अप्राकृतिक अपराध। आईपीसी की धारा 377 अप्राकृतिक अपराध अननेचुरल ऑफेंस के विषय में थी। इस धारा में पुरुष, महिला या पशुओं के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने को अपराध माना गया था। हालांकि नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत सरकार 2018 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिक वयस्कों के बीच सहमति से संबंधों के मामले में धारा 377 को असंवैधानिक घोषित करके रद्द कर दिया है। इसलिए नई बीएनएस में आईपीसी की धारा 377 के तुल्य कोई प्रावधान नहीं है। क्या आप जानते हैं आईपीसी की धारा 377 किस विषय में थी?
अप्राकृतिक अपराध। किस ऐतिहासिक मामले में धारा 377 को रद्द किया गया? नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत सरकार 2018। न्यायालय ने इसे क्यों रद्द किया? क्योंकि ये असंवैधानिक था। प्रश्न 90। रामू सोहन के घर में खिड़की से घुसता है। रामू ने निम्न में से कौन सा अपराध किया? विकल्प है ए अतिचार, बी गृह अतिचार, सी सेंधमारी और डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है सी सेंधमारी। रामू ने यहाँ आईपीसी की धारा 445 के अंतर्गत सेंधमारी यानी गृह भेदन यानी हाउस ब्रेकिंग का अपराध किया है। अतिचार किसी की संपत्ति में घुसना है, गृह अतिचार घर में घुसना है। लेकिन जब कोई व्यक्ति खिड़कियां किसी अन्य असामान्य रास्ते से घर में घुसता है या तोड़फोड़ करके घुसता है तो उसे सेंधमारी कहा जाता है, जो गृह अतिचार का एक गंभीर रूप है। नई बीएनएस की धारा 330(2) भी गृह भेदन को प्रावधानित करती है, जो आईपीसी की धारा 445 के समान है। बताइए रामू ने कौन सा अपराध किया, सेंधमारी या गृह भेदन? सेंधमारी क्या है? खिड़की या असामान्य रास्ते से घर में घुसना या तोड़फोड़ करके घुसना। आईपीसी की किस धारा में सेंधमारी परिभाषित है? धारा 445। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम थोड़े से मोटिवेट रहें और आपके लिए इस तरह की वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।